हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम साइंस बायोलॉजी की क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे। हम इतना पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे हार्ट, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है या जो हमारा हार्ट है, उसका क्या फंक्शन होता है। और हार्ट जिस सब्सटेंस को बॉडी के अंदर पंप कर रहा है, जिस लिक्विड सब्सटेंस को बॉडी में पंप कर रहा है, वह ब्लड है। ब्लड की अमाउंट क्या होती है, ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, और उन्हीं कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट आरबीसी को हम, लाल रुधिर कणिकाओं को हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे। हमने, चलो हेडिंग लगा लेते हैं पहले एक बार, आरबीसी है ना, आरबीसी। ठीक है, यही हम पढ़ रहे थे। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था कि आरबीसी जो है, इस आरबीसी की शेप कैसी होती है, तो हमने कहा बाई कॉनकेव शेप होती है। हमने डिस्कस किया कि आरबीसी जो है, इसका लाइफ स्पान क्या होता है, तो हमने कहा इसके जीवन की अवधि जो है वो 120 दिन होती है। हमने ये कहा कि 120 दिन के बाद में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जो है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है, उसे किसे कहा जाता है, तो हमने कहा स्प्लीन जो है उसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। हमने डिस्कस किया कि इस आरबीसी का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन या इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो आरबीसी और आरबीसी जैसी जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं, उन सभी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन एक एडल्ट मेल के अंदर बोन मैरो में होता है। और अगर एडल्ट मेल से इतर बात करें तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि बचपन से लेकर, यानी कि हमारी भ्रूणावस्था से लेकर के 2 महीने के पीरियड तक योगसेक के अंदर, उसके बाद में हमारे लीवर, स्प्लीन और हमारी थाइमस के अंदर, और उसके पश्चात हमारी जो अस्थि मज्जा या बोन मैरो होती है, उस बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन पाया जाता है। हमने बताया कि जो आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, तो हमने कहा एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में पाई जाती है। फिर हमसे पूछा गया कि जो हमारी आरबीसी है, ये आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी किस कारण से कर रही है, तो साफ साफ रीजन हमारे पास है कि हीमोग्लोबिन के कारण से ही आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करती है। अच्छा, एक चीज और कि आरबीसी जो है, क्या इस आरबीसी में न्यूक्लियस था, तो हमने कहा आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था। आरबीसी के अंदर उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेज थी, उसकी जो ग्रोथ का पीरियड था, उस ग्रोथ के पीरियड के दौरान जो इसका न्यूक्लियस या केंद्रक था, वो पिक्नोसिस प्रोसेस के द्वारा गायब हो गया था, डिस्ट्रक्ट हो गया था, नष्ट हो गया था। इसलिए अब आरबीसी जो है उसमें किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हमने बताया कि जो आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, इसलिए आरबीसी को अनोक्सी श्वसन करना पड़ता है और ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के द्वारा एनर्जी को प्रोड्यूस करना पड़ता है। वहां से जो एटीपी बनती है, वह एटीपी आरबीसी को प्रोडक्शन, आरबीसी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ये हमने आरबीसी के बारे में बताया। तो आज का, इसके अलावा हमने एक पॉइंट और बताया कि नंबर ऑफ आरबीसी एक एडल्ट मेल के अंदर और एक फीमेल में कितने होते हैं, वो भी हमने आपको अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की जो हमारी क्लास है वो फोकस इस बात पे कर रही है कि हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था, आरबीसी के अंदर प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन बताई थी। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एचबी लिख सकते हैं, या हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ये जो हीमोग्लोबिन है, देखो हमने जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, हमारी जो खाने, जो हमारा बैलेंस डाइट होता है, जो हमारा संतुलित आहार होता है, उस संतुलित आहार की थाली में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसमें आपका प्रोटीन भी होता है, उसमें आपके फैट्स भी होते हैं, उसके अंदर आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो एक सोर्स हैं आपके मल्टीपल वाइटामिन्स का, वो भी उसके अंदर पाई जाती है। तो ये सारे के सारे एक संतुलित थाली में एक बैलेंस डाइट का हिस्सा होते हैं। तो जो प्रोटीन है, यह प्रोटीन किससे मिलकर बनता है,
प्रोटीन के बारे में हमने कहा था कि प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। यह प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे एमिनो एसिड जो है उन एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन क्या है? यह हीमोग्लोबिन भी तो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। तो चूंकि यह एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, इसलिए यह किससे मिलकर बनेगा? यह भी अमीनो एसिड से मिलकर बनेगा। तो हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल 4, देखो होता क्या है, सीरीज ऐसे होती है कि पहले क्या होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? एमिनो एसिड मिलकर पेप्टाइड चेन बनाएंगे, पेप्टाइड चेन। और कई सारी पेप्टाइड चेन आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? पॉलीपेप्टाइड बना देंगी। पॉली का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो क्या बन जाएंगी? पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगी। तो हीमोग्लोबिन जो है ये कई सारे अमीनो एसिड के मल्टीपल रिपीटेशन के कारण से बनी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना हुआ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। कितनी चेन पाई जाती है? तो एक हीमोग्लोबिन में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? 2 तो इसमें अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और 2 इसके अंदर बीटा सॉरी माफ कीजिएगा, 2 तो इसके अंदर अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और 2 इसके अंदर बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं। जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है, उस अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एमिनो एसिड की संख्या जो है वो 141 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। और जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें जो एमिनो एसिड की संख्या होती है वो 146 एमिनो एसिड इस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर पाए जाते हैं। तो hemoglobin is the example of a conjugated protein which is formed by total 4 polypeptide chains. The first polypeptide chain is known as the alpha polypeptide chain and the other polypeptide chain is known as the beta polypeptide chain. Total 4 polypeptide chain हैं, 2 अल्फा चेन हैं, तो बीटा चेन है। एक अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एमिनो एसिड की संख्या कितनी है? 141 है। सिमिलरली एक बीटा चेन के अंदर एमिनो एसिड की संख्या कितनी है? 146 है। डबल ए का मतलब है एमिनो एसिड। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है हीमोग्लोबिन के अंदर? हीमोग्लोबिन जो है, इस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। और ये जो आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ये आयरन Fe+2 स्टेट। ठीक है। कौन सी स्टेट का? Fe+2। Fe+2 क्या बोलते हैं? Fe+2 का मतलब होता है फेरस। पढ़ा ना हमने केमिस्ट्री में, Fe+2 आता है तो फेरस होता है, और Fe+3 आता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको फेरिक बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है, उस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो पाया जाता है, यह आयरन Fe+2 स्टेट यानी कि फेरस स्टेट के अंदर आयरन पाया जाता है। इसीलिए अब आप देखोगे कि जो आरबीसी है, इस आरबीसी का एक हिस्सा कौन बना रहा है? आरबीसी का एक हिस्सा चूंकि हीमोग्लोबिन बना रहा है, इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर किसी पर्सन के अंदर एनीमिया है, खून की कमी है, तो उस खून की कमी का एक कारण क्या हो सकता है कि पर्सन की बॉडी के अंदर आयरन की क्या हो? डिफिशियंसी हो, आयरन की क्या हो? कमी हो। इसीलिए उसे बाहर से आयरन खाने की सलाह दी जाती है। ये कब दी जाती है? जब पर्सन की बॉडी में खून की कमी हो। और ये खून की कमी किसके कारण से हुई हो? आयरन की। देखो एनीमिया जो है वो कई टाइप की एनीमिया होते हैं। हमने यही तो पढ़ा था कि किसी पर्सन के अंदर ब्लड की कमी का होना, या आरबीसी की कमी का होना, या हीमोग्लोबिन की कमी का होना एनीमिया कहलाता है, खून की कमी कहलाता है। खून की कमी कई प्रकार की होती है, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जैसे अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया की बात करें, ऐसा एनीमिया जो पोषक पदार्थों की कमी के कारण से हुआ है, उसको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया बोला जाता है। तो ये जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया है, इसका एग्जाम्पल आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, आपका फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। तो अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, या विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। तो अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, या आयरन सोर्स है, या आयरन कोज है किसी पर्सन में एनीमिया होने का, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी डाइट के अंदर आयरन का इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाता है। तो क्यों बढ़ाया जाता है? क्योंकि यह आयरन हमारी हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इसीलिए पर्सन को बाहर से आयरन इनटेक के लिए बोला जाता है। नंबर 1 बात। दूसरा, प्रेग्नेंट वुमन के अंदर क्या होता है? आयरन की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। जब आयरन की डिमांड बढ़ जाती है तो आपने देखा होगा कि उन्हें प्रेगनेंसी के पीरियड में आयरन और कैल्शियम जो है वो सप्लीमेंट के रूप में चलाया जाता है। उसका कारण क्या होता है कि उनमें होने वाली खून की कमी जो है
उस खून की कमी को होने से पहले ही पूरा कर देना, या खून की कमी उनमें होने ही नहीं देना, इसीलिए उनको आयरन की टेबलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसका एग्जाम्पल है? एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है? टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं, 2 तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें 141 अमीनो एसिड, जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें 146 अमीनो एसिड। और इस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो है वो H+2 या कि फेरस स्टेट के अंदर आयरन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो आगे चलते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन की खास बात क्या होती है? यह हीमोग्लोबिन है, देखो हम जो सांस ले रहे हैं वो सांस क्यों ले पा रहे हैं? हम सांस में बाहर से क्या ले रहे हैं? हम ऑक्सीजन ही तो ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ ही तो कंबाइंड होगी। देखो हमारी आरबीसी जो है, उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस ही आरबीसी को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। मतलब आरबीसी उस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही ऑक्सीजन को यहाँ से ले जाती हैं और CO2 को वहां से बाहर निकालती हैं। तो इसका मतलब अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या ऑक्सीजन को हम उतना कैरी कर पाएंगे? ऑक्सीजन को उतना ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है, यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, CO2 के साथ बाइंड होता है, और इनके साथ बाइंड होकर के ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर और CO2 को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो यह जो हमारा हीमोग्लोबिन है, यह हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो क्या बनाता है? यह बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ी हुई है? इसके साथ मान लो ये वाली, मान लो, या इसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये आपका हीमोग्लोबिन है। ठीक है, इस हीमोग्लोबिन से क्या अटैच है? इस हीमोग्लोबिन से आपका ये आपका O2 मोलिक्यूल अटैच है। यानी कि इस हीमोग्लोबिन जिसके साथ आपका O2 मोलिक्यूल अटैच है, उसको मैंने क्या नाम दिया? उसको हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वैसे एक सिंगल O2 नहीं होता है, 4 O2 होते हैं या 8 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, जो एक हीमोग्लोबिन से अटैच होते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए इतना जानना जरूरी है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा? यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसके अंदर ऑक्सीजन अटैच है, ये हमारी सेल्स के पास जाएगा। सेल्स क्या करेंगी? जैसे ही ये सेल्स के पास जाएगा, वहां पर क्या होगा? वहां पर ये यहाँ से टूट जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चली जाएगी? सेल्स में चली जाएगी, और वहां पर जो CO2 थी वो CO2 आकर के अब इस हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगी। अब ये हीमोग्लोबिन कैसा हो जाएगा? अब यह हीमोग्लोबिन जो है ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्ब मीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 अटैच हो तो कार्ब मीनो हीमोग्लोबिन है, और जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो तो वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है और कहाँ तक ले जा रहा है? हमारी सेल्स तक पहुंचा रहा है। सेल्स ने उस ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड थी उसको वहां से क्या किया? रिमूव किया। अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या अपनी उपापचयी क्रियाओं के अंदर उस ऑक्सीजन का यूज किया, और यूज करने के बाद जो अवशेषी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जो CO2 बनी, उस CO2 को बाहर निकाल दिया। अब यही हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड हो जाएगा, और CO2 के साथ बाइंड होकर क्या बनाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या होगा? बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर जो O2 का इनहेलेशन या O2 का अंतर्ग्रहण बाय द नेजल रूट या रेस्पिरेटरी रूट, और CO2 का बॉडी से बाहर निकालना, ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? या कंट्रोल तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा है, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका किसकी है? इसमें मुख्य भूमिका हमारे हीमोग्लोबिन की होती है, जो कैसा प्रोटीन का एग्जाम्पल है? एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक पॉइंट और आता है यहाँ पे कि कभी आपने देखा होगा कि सर्दियों में लोग अपने कमरे के अंदर अंगीठी जला के सोते हैं, और अंगीठी जलाकर सोने पर अगर वहां पर बाहर से वायु या एयर के आने की पॉसिबिलिटी शून्य के बराबर है या बहुत कम है, तो उस कंडीशन में सुबह तक उन लोगों की डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना,
इस हीमोग्लोबिन की हमने बात की कि ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी है, होता है, CO2 के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी है, इसके साथ भी होता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको हम CO से लिखते हैं, इस हीमोग्लोबिन की इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो 200 टाइम जो है वो ज़्यादा होती है। कितनी? लगभग 200 गुना क्या होती है इस हीमोग्लोबिन की हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और जब हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होने की कैपेसिटी 200 गुना ज़्यादा होगी, तो अगर एक बंद कमरे में आप सो रहे हो तो उस बंद कमरे में सोने पर अंगीठी के जलने से क्या पैदा होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन को मिलेगी तो वह ऑक्सीजन को चूज करेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड को चूज करेगा? सिंपल सी बात है कि चूंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की बंधुता जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना ज्यादा है, तो हीमोग्लोबिन डेफिनेटली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होगा। और हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होकर क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब क्या इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बनने से हमारी सेल्स की जो ऑक्सीजन की जरूरत है वो पूरी हो पा रही है? नहीं हो पा रही। तो जब सेल्स की ऑक्सीजन की जरूरत पूरी नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या सेल्स अपनी उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। और जब सेल्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर पाएंगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस कंडीशन में सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। और जब सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाता है तो एक फाइनल पॉइंट पर आते आते पर्सन की भी क्या होती है? डेथ हो जाती है। तो यही एक रीजन होता है कि जब किसी पर्सन को कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल हो जाए कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रेपिडली बाइंड होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होकर क्या करेगा? वह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बॉडी की सेल्स की डेथ होना स्टार्ट होती है, और फाइनली बॉडी की भी डेथ हो जाती है, पर्सन की भी डेथ हो जाती है। तो ये क्या होता है? उसके पीछे का लॉजिक होता है। तो कभी भी कमरे के अंदर अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, और अगर सो भी रहे हैं तो खिड़कियां दरवाजे जो हैं उनको खुला रखना चाहिए, और पर्याप्त रिसोर्सेज होने चाहिए कि उस सीओ को बाहर से उस सीओ को कमरे से बाहर निकालने के पर्याप्त वेंटिलेशन के साधन उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। हमारी अगली क्लास के अंदर हम जो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर थे जिन्होंने एंटीजन और एंटीबॉडी की खोज की, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन कैसे पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर हमारे एंटीबॉडी कैसे पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं वैसे तो इन सब के बारे में डिटेल में हम अपनी अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।